तो टॉपिक है आज का हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तरंग समीकरण। तो जो श्रोडिंगर वैज्ञानिक था उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर गति कर, जो नाभिक के है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो उनको चक्रण की जो इलेक्ट्रॉन गति है उनको क्या माना, उन्होंने अपरिगामी तरंगे माना। और अपरिगामी तरंगे मानते हुए उन्होंने एक समीकरण दिया। देखो उनका समीकरण क्या है, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपरिगामी जो तरंग मानते हुए समीकरण दिया, ये समीकरण था। और डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। और जो एक क्वेश्चन है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ये पेपर में पूछा जाता है, अधिकतर तुम्हारे पेपर में बार बार पूछा जाता है, कैसे भी पूछ लेता है। जैसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण को उत्पन्न कीजिए, या फिर पूछ लेता है श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, इसकी उत्पत्ति पूछ लेते हैं। इसका जो कारक है लाप्लासियन हैमिल्टन जो कारक कारक है, इनके बारे में पूछ लेता है। कैसे भी क्वेश्चन दे देता है वो और पूछ लिया जाता है ये। तो देखो यहाँ पे श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो हमने लिखी है, किस प्रकार से लिखी है। जो श्रोडिंगर वैज्ञानिक था, नाभिक के चारों ओर जो चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन की गति को उसने क्या माना, अपरिगामी तरंगे मानते हुए जो समीकरण दिया वो है समीकरण है हमारा। ठीक है यहाँ तक का सबका। अब देखो आगे, जहां साय तो क्या है अपना तरंग तरंग फलन एक्स वाई। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये क्या है, निर्देशांक है। क्या है, निर्देशांक। ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। और एम क्या है, देखो हो रहा है एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और एच क्या है, एच प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक क्या बचा, वी। तो वी क्या हो जाएगी इसकी, स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होगी इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो एक बार यहाँ तक का सब स्क्रीनशॉट ले लो। डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ये होती है हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो एक बार सब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सी बार आते एक नंबर में पूछ ली जाती है, तो बस इतना सा लिखना रहता है अपन को। तो अब टॉपिक डालो, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की उत्पत्ति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण
श्रोडिंगर तरंग समीकरण की उत्पत्ति है उत्पत्ति। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन वो क्या हो एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है तो इसके तरंग फलन कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तो उसके तरंग फलन के लिए जो समीकरण होती है तरंग फलन को देखो क्या समीकरण होती है उसके तरंग फलन को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। देखो क्या है समीकरण हमारी कोई इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश जब गति करेगा तो उसके लिए जो समीकरण है वो है हमारी उसका तरंग फलन के लिए क्या हो जाएगी साई बराबर ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। ये होती है समीकरण तरंग फलन के लिए जब इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता है तो उसके तरंग फलन के लिए समीकरण 1 दे दो इसको। समीकरण जो एक आई है उसका हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का करेंगे तो डेल साइन अपॉन डेल एक्स बराबर एस ये हमारा ऐसे कैसा आ गया। अब इसके बाद इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आ जाएगा और आगे करेंगे तो साइन 2 पाई लेमडा ऐसे कैसा पूरा बाकी का आ जाएगा। ये इसका साइन अननोन जो वैल्यू होती है वो ऐसे कैसे लिख देंगे हम उसकी साइन 2 पाई अपॉन लेमडा डेल एक्स। ठीक है अब देखो इसका हम करते हैं इसको सोल्व तो क्या हो जाएगा डेल साइन अपॉन डेल एक्स बराबर ए आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन क्या किस में चेंज हो जाएगा ये इसका करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाता है डेल अपॉन डेल एक्स साइन थीटा जो है वो किस में चेंज हो जाएगा कोस में। तो यहाँ पे देखो एक ए और जो वैल्यू है नॉन वैल्यू इसकी जो भी एक बार तो कहाँ आ जाएगी बाहर आ जाएगी तो इसको क्या लिख देंगे 2 पाई अपॉन लेमडा ये बाहर आ गई और बाकी का पूरा अंदर की जो है अंदर ऐसे ऐसे लिखने में आ ही जाएगी। ये क्या हो जाएगा साइन की जगह कोस 2 पाई अपॉन लेमडा और ये क्या आ जाएगा एक्स। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब जो समीकरण 2 आई है उसको वापिस हम क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा देखो, डेल स्क्वायर साइन, और इधर भी क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं वापस क्योंकि बराबर ए का ए से कैसे आ ही जाएगा, 2 पाई की जगह 2 पाई अपॉन लेमडा, ऐसा कैसे आ गया वो भी। उसके बाद देखें हम आगे यहाँ पे इसका करेंगे तो देखो हमने यहाँ जब किया था क्या लिखा था बाहर, पूरा ऐसे कैसे डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, अपॉन डेल एक्स, और जो अंदर की वैल्यू है पूरी ऐसे कैसे ही उतरने में आ जाएगी। क्या हो गया, कोस 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स, देखो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसे आ गया हमारा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, ए तो ए से आ ही गया। उसके बाद 2 पाई इसका कर ही नहीं रहे क्योंकि हम अवकलन नहीं होगा इसका, 2 पाई अपॉन लेमडा, ये आ गया। आगे क्या है देखो, आगे क्या है, 2 पाई अपॉन लेमडा के बाद डेल अपॉन डेल एक्स था, तो जो डेल अपॉन डेल एक्स कोस थीटा है, डेल अपॉन डेल एक्स कोस थीटा है, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, साइन थीटा डेल अपॉन डेल एक्स में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स में चेंज कर सकते हैं हम कोस डेल अपॉन डेल एक्स कोस थीटा को। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह साइन हो जाएगा, और वो भी कौन सा, माइनस माइनस साइन। आगे देखो अब आगे क्या होगा, 2 पाई, आगे ऐसे से 2 पाई था, ये 2 पाई आ गया, 2 पाई अपॉन लेमडा, और क्या है एक्स है तो एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये किस में चेंज हुआ था, कोस जो था वो किस में हुआ था, डेल अपॉन डेल एक्स साइन में। यहाँ भी देखो हमने क्या किया था, जो डेल अपॉन डेल एक्स साइन था इसको किस में चेंज हो जाता है, कोस थीटा में। और यहाँ भी देखो अब ये उल्टा हो गया, इसका कोस किस में हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स साइन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि बताओ अब क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और एक बार हम बाहर लिखते हैं उसको, तो वो क्या होगी, 2 पाई अपॉन लेमडा इस वाली वैल्यू को, और क्या एक्स, तो ये हो गया एक्स। लिख लेना अगर ये चीज ध्यान नहीं रहे तो पीछे यहाँ पे जो कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ये यहाँ पे देखो उल्टा एक दूसरे को चेंज, जैसे यहाँ पे किया था वैसे इसको कर दिया। तो आगे देखो इसको क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर ए 2 पाई अपॉन लेमडा। आई क्या है, माइनस साइन 2 पाई अपॉन लेमडा, और से एक्स है तो एक्स आ जाएगा एक्स, और आगे क्या बचा, 2 पाई अपॉन लेमडा बच जाएगा। देखो ये कट जाएगा तो पूरा क्या हो गया, 2 पाई अपॉन लेमडा, ये देखो एक्स से डेल खत्म, 2 पाई अपॉन लेमडा बचा। आगे देखते हैं, तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक की जगह ऐसा कैसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ भी कितना है, 2 पाई अपॉन लेमडा, इधर भी कितना है, 2 पाई अपॉन लेमडा, दोनों क्या कर देंगे, गुणा ही हो रहे हैं, गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, और पाई को पाई से करेंगे तो पाई स्क्वायर,
लेमडा को लेमडा से करेंगे तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर हो गया। अब ए का ए आ गया, कोष्ठक में जो था उसको ऐसा कैसा उतार दो वापिस, माइनस साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। हाई करते हैं इसको सोल्व, देखो क्या हो गया, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखो दोनों क्या कर रहे हैं, हम गुणा करेंगे, गुणा में ही है दोनों, तो गुणा कर देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा, गुणा करो, देखो 4 का 4 आ जाएगा इसे से। अब प्लस माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा, और माइनस में, माइनस 4 पाई स्क्वायर लेमडा, लेमडा स्क्वायर हो गया। आगे क्या हो जाएगा, ए की जगह ए आ गया, और ये साइन 2 पाई लेमडा साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स। ये होगी हमारी समीकरण, कौन सी थी, 3, समीकरण 3। अब जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 से जो समीकरण 1 थी हमारे, उसमें मान रख देंगे, जिसमें हमारे पास वो आ जाएगा चीरसम्मत सिद्धांत श्रोडिंगर का। समीकरण 1 से, समीकरण कौन सी में, 3 में, समीकरण 1 से समीकरण 3 में मान रखने पर, में मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, साइन बराबर ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा एक्स, यही थी समीकरण 1। यहाँ पे रखो मान, अब क्या हो जाएगा, देखो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, मान रखो, तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या थी, 1 क्या थी हमारे पास, देखो समीकरण 1 क्या थी, उसे देखो सब, ये थी ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा दो इंटू एक्स, यही समीकरण थी हमारे पास। तो इस पूरे की जगह साइन लिख सकते हैं हम, इस पूरे की जगह साइन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ठीक। अब इस पूरे की जगह लिख सकते हैं साइन, क्योंकि साइन बराबर ये होता है समीकरण 1 के अनुसार, साइन 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, और अगर यहाँ से हम बराबर का चिन्ह हटाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और इधर बराबर लगाएंगे क्या आ जाएगा, 0। और ऐसे ही करना चाहो आगे, एक और स्टेप करना चाहो तो आगे कर लेना उसको माइनस, और फिर यहाँ पे हटा देना माइनस का चिन्ह, तो प्लस, फिर पूरा लिख के 0 लगा देना। तो ये कौन सी होगी हमारे पास, समीकरण 4। और जो समीकरण 4 है इसको हम क्या कहते हैं, चीर सम्मत तरंग समीकरण। जो समीकरण 4 है, समीकरण 4 को चीर सम्मत क्या कहते हैं, चीर सम्मत तरंग समीकरण। समीकरण जो 4 है उसी को हम क्या कहते हैं, चीर सम्मत तरंग समीकरण कहते हैं। तो एक बार यहां तक का सब स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम आगे का देखते हैं इसका। तो देखो नाभिक के चारों, समीकरण 4 तक तो आ गया हमारे पास, उसको तो क्या गया हमने, चीर सम्मत समीकरण। अब नाभिक के चारों ओर जो चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी कुल गतिज ऊर्जा
कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके बराबर ही होती है। तो नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी जो टोटल ऊर्जा होगी किसके बराबर होगी, उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर ही होगी। तो कुल ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात प्लस स्थितिज ऊर्जा। कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्रण करता हुआ रहता है तो उसकी टोटल ऊर्जा अगर हम देखें तो जो क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो कुल ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा हम लिख सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा ई बराबर गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा को हम कहाँ से प्रदर्शित v से दर्शा सकते हैं, v बराबर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसी v को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा e माइनस वी बराबर 1/2 mv², ये हो जाएगा समीकरण। अगली समीकरण जो भी थी हमारी 4 होगी थी ना वहां, तो समीकरण 5 दे देते हैं इसको। ठीक है यहां तक का। लेकिन जो डी ब्रोगली समीकरण होती है, लेकिन डी ब्रोगली समीकरण से लेकिन डी ब्रोगली समीकरण से लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर क्या होता है H/mv, यही होती है डी ब्रोगली, H/mv होती है। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताओ, H/m लेमडा लिख सकते हैं इसको, H/m लेमडा होता है क्योंकि, तो v बराबर इसको लिख देंगे H/m लेमडा लिख सकते हैं ना इसको, पूरी समीकरण को ऐसे, क्योंकि v बराबर क्या होता है H/m लेमडा, तो वहां पे लिख दिया हमने 1 लेमडा। आगे देखो लिख सकते हैं इसको आगे, अब जो मान आया इसका इसको रख देते हैं उसमें, v का जो मान आया v का ये मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 5 में रखेंगे तो e माइनस वी, ये तो लिख दिया। आगे 1/2, अब आगे बताओ, m की जगह तो m आगे इनटू, अब रखो v का मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो इन सब पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा h²/m² और लेमडा स्क्वायर, यही होगा। तो अगर हम 1/लेमडा² को आगे ले आते हैं क्या हो जाएगा 2m, देखो 2 को m से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2m, और आगे बोलो क्या हो जाएगा, नीचे क्या बच रहा है, ये नीचे आ जाएगा ना, गुणा करेंगे इसको, तो ये हो गया हमारा h² और जो e माइनस वी जो बचेगा उसको लिख देंगे साथ में, e माइनस,
ये बच रहा है, देखो इसको काट के देखो, 1/λ आगे ले आए, एच स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इसको गुणा किया तो हमने नीचे चला गया, यहाँ से हम कितना बचा, 2m बचा, गुणा किया तो एक m से एक कट गया और एक बच गया, बाकी सारा सारा ऐसा लिखा, ऐसा कैसा लिख ही दिया हमने गुणा करके। तो इस समीकरण आ गई हमारे पास कौन सी, 6। ठीक है, अब जो समीकरण 6 है, तो समीकरण 6 से 1 जो लेमडा स्क्वायर का मान है, 1/λ स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रख देंगे। लेमडा स्क्वायर का मान समीकरण जो हमारे पास चीर सम्मत समीकरण आई थी उसमें रख देंगे, समीकरण 4 में रखने पर तो देखो समीकरण 4 क्या आई थी हमारे पास, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन, ये थी ना समीकरण 4, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। ये थी समीकरण, तो 1/λ का जो मान है तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर साइन अपॉन लेमडा एक्स स्क्वायर लेमडा एक्स प्लस क्या था 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर साइन, ये थी ना 4 पाई स्क्वायर साइन इंटू, अब इसका जो मान है 1/λ का वो रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2m अपॉन एच स्क्वायर और e माइनस वी इक्वल टू क्या आ गया 0। ये थी हमारे पास समीकरण जिसमें हमने लेमडा यहाँ था लेमडा उससे 1/λ उसमें इसका मान रख दिया बस रुपए की। आगे देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो 4 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8 पाई स्क्वायर साइन 8 पाई स्क्वायर साइन को पीछे निकाल देते हैं, इसको 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन नीचे क्या है एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर ए माइनस वी साइन था, ये देखो साइन इसको कहाँ लिख दिया है यहाँ पीछे लिख दिया, तो साइन बराबर क्या हो गया 0। ये आ गया हमारे पास समीकरण, ये पढ़िए पहले समीकरण कौन सी 7, समीकरण 7। तो जो ये समीकरण है 7, इसी को हम क्या कहते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश श्रोडिंगर तरंग समीकरण। क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष के अनुदिश श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और तीनों अक्ष को अनुदिश करेंगे तो उसको क्या कहेंगे त्रिविम समीकरण। अब उसको निकालते हैं तीनों अक्ष को, ये तो क्या होगी लिख लेना पीछे, समीकरण 7 को एक्स अक्ष के अनुदिश, तो देखो हमारे पास समीकरण 7 आ गई। ये जो समीकरण 7 है इसी को हम क्या कहते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये तो किसके आए जब हमने एक अक्ष के अनुदिश निकाला एक्स के, अगर हम तीनों अक्षों के अनुदिश निकालते तो वो क्या होगी हमारी त्रिविम श्रोडिंगर समीकरण। तो देखो त्रिविम में क्या हो जाएगी, ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब, इसके बाद आगे देखते हैं इसको।
तो देखो बाकी अब तीनों अक्षों के अनुदिश देखे थे हम, तीनों अक्षों के अनुदिश, तीनों अक्षों के अनुदिश, तीनों अक्षों के अनुदिश क्या हो, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस वी साइन इक्वल टू 0। ये क्या होगी हमारी त्रिविम समीकरण, तीनों अक्षों के अनुदिश, इसको बोलते हैं हम त्रिविम में, त्रिविम समीकरण। जब तीनों अक्षों के अनुदिश निकाली जाती है। ठीक है यार, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो तो ये आ गया हमारे पास x के अनुदिश, इसके बाद त्रिविम के, इससे पहले हमने चीर सम्मत निकाल लिया। आगे देखते हैं। जहां तक तुमसे पेपर में पूछा जाए वहीं तक का करना है। अगर एक विमेय के लिए पूछे तो एक विमेय के लिए जो यहाँ पे आई थी समीकरण 7 वहां तक करना है। अगर त्रिविम के लिए पूछे तो 8 तक करना है। चीर सम्मत तक पूछे तो समीकरण जो 4 आई थी हमारी बस उतना करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ये त्रिविम के लिए आएगी समीकरण 8। देखो डेल स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर साइ सब में, तो सब में क्या आ गया, बाहर आ जाएगा कॉमन। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस वी साइन टू 0। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, साइन को कॉमन ले लिया क्योंकि सब में देखो साइन सब में बाहर ले लिया और ये लिख दिया। लेकिन जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, लाप्लासियन सहकारक डेल, जिसको प्रदर्शित करते हैं हम इस प्रकार उल्टा त्रिभुज, और इसके ऊपर ये, इसको भी डेल ही बोलते हैं। इसको इसका नाम क्या है, लाप्लासियन संकारक ये होता है। तो हम अब इस सारे की जगह क्या रख दें, ये रख दें डेल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर और ये क्या है हमारा साइन, तो साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ए माइनस वी साइन इक्वल टू 0। समीकरण 9, समीकरण 9। अगर तुमसे पूछ लिया जाए लाप्लासियन सकारक निकालो तो ये वाला करना है फिर। ठीक है, समीकरण 9। तो ये जो समीकरण, इसको किसके रूप में जाना जाता है,
लाप्लासियन सकारक के रूप में श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिख लेना यहाँ पे। उपयुक्त जो समीकरण है ये 9 उपयुक्त समीकरण को लाप्लासियन सकारक श्रोडिंगर तरंग समीकरण के रूप में जाना जाता है। तो देखो इसको हम क्या करें, आगे इधर ले आए, आगे ले आए, दूसरी तरफ ले जाएं, तो जीरो की तरफ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा ना। क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस डेल स्क्वायर साइन लिख सकते हैं ऐसा, इसको प्लस बराबर है ना, तो बराबर लिख दिया। आगे क्या लिख सकते हैं, बाकी का सारा ऐसे कैसे लिख देंगे हम, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन। अब इस सारे को गुणा करे, देखो वज्र गुणा करे तो किस प्रकार से, देखो ऊपर क्या है, एक तो ऐसा ही रहा, एक ये, और ये वज्र गुणा करेंगे तो एच बी स्क्वायर भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाला भाग कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखो किस प्रकार से होगा, एच स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन, ये नीचे आ गया तो क्या हो गया, 8 पाई स्क्वायर m, उधर क्या है e माइनस v साइन बराबर क्या बचा हमारे पास, e माइनस v साइन। ठीक है, तो देखो आगे क्या कर सकते हैं अब इसमें, माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन 8 पाई स्क्वायर m बराबर, अब देखो यहाँ पे ई साइन से गुणा हो रहा है दोनों से, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ई साइन माइनस बी साइन लिख सकते हैं, इसको गुणा कर दिया दोनों से। आगे देखो क्या हो जाएगा, आगे माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन, तो साइन ऐसा कैसा ही आ जाए, नहीं रुको, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। ठीक है, अब इस v को क्या करें हम, आगे ले आते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, उधर माइनस में था, साइन से साइन कट जाएगा और इस वाले से, तो क्या हो गया, बराबर क्या बचा हमारा पास, ई साइन, ये बचेगा, देखो साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, और जो बीता इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस वी, रुकना इसको करना,
एच स्क्वायर डेल स्क्वायर, मत काटो भी कुछ भी, 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है यहाँ तक का, और प्लस वी, और साइन था इसको भी लिख देते हैं साथ में, साइन बराबर क्या हो जाएगा, ई साइन। ठीक है, अब तो आगे देखते हैं, लेकिन क्या होता है, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी बराबर, किसके बराबर होता है ये, जो हर्मिटियन संकारक होता है, ये हर्मिटियन संकारक है हमारा, इसके बराबर होता है ये। तो समीकरण, इसको 10 दे देना, समीकरण 9 आई थी ना पहले, समीकरण 10, समीकरण 10 से, समीकरण 10 से क्या कर सकते हैं हम, इस सारे की जगह क्या रख दे, अब पूरे की जगह हर्मिटियन कारक जो होता है हमारा, ये इसको बोलते हैं हर्मिटियन कारक। तो क्या हो जाएगा, हर्मिटियन कारक आ जाएगा, साइन से गुणा हो रहा है तो साइन बराबर ई साइन, ये आ गया हमारा हर्मिटियन कारक, समीकरण नंबर 11। और जो समीकरण 11 है ये किसके रूप में प्रदर्शित कर रही है, हर्मिटियन कारक के रूप में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को प्रदर्शित करती है। और जो हर्मिटियन कारक है ये एक ऊर्जा सहकारक होता है, जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जो हर्मिटियन सहकारक है ये क्या होता है, एक ऊर्जा सहकारक है, जो इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा होती है उसको ये प्रदर्शित करता है। और इसके बाद जो आगे हमारे हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक विमीय तंत्र के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ना है अपन को, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं इसमें, वेक्टर सदिश। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति या स्तंभ हो, एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति एक स्तंभ हो, एक पंक्ति स्तंभ सदिश ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें यहाँ मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स हो सदिश कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसके अंदर तथा इसके अवयव दो पंक्ति होगी, दो वाला कहलाएगा, तथा इसके अवयव सदिश के घटक तथा इसके अवयव सदिश के
घटक कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन ने बात करी एक पंक्ति या एक स्तंभ, तो पंक्ति कैसे लिखते हैं अपन, इसके अंदर से लिखते हैं 1 2 3। स्तंभ कैसा जाएगा, ए बी सी। ठीक है, ये इसके अवयव क्या कहलाएंगे, इसके घटक कहलाएंगे सदिश के। ठीक है, अब अपन जानते हैं मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट से लिखते हैं, तो अपन ने बड़े ब्रैकेट में लिख लिया है इसके अंदर। अब सेकंड डेफिनेशन आएगी शून्य सदिश। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। तो शून्य सदिश में क्या आएगा, वह सदिश जिसका प्रत्येक घटक क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाएगा, शून्य सदिश कहलाएगा। वह सदिश जिसका प्रत्येक घटक क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो वह सदिश जिसका वह सदिश जिसका प्रत्येक घटक मतलब प्रत्येक अवयव, तो इसके अवयव सदिश के घटक कहलाते हैं। वह सदिश जिसका प्रत्येक अवयव या प्रत्येक घटक वह सदिश जिसका प्रत्येक घटक शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं। शून्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तथा इसे कैपिटल ओ, ठीक है ना, से जीरो नहीं है, कैपिटल ओ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, से व्यक्त करते हैं। जैसे अपन कैसे लिख देंगे, इसका प्रत्येक घटक शून्य हो, 0 0 और ये 0। ठीक है ना, ऐसे पंक्ति के रूप में आ गया ये। अब उसके बाद तीसरी डेफिनेशन क्या आती है मेरी, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, हटा दें इसको। तीसरी डेफिनेशन क्या जाएगी इसके अंदर, इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, वह सदिश जिसका एक घटक एक हो तो अन्य घटक शून्य हो। वह सदिश जिसका एक घटक क्या हो, इकाई हो मतलब 1 हो, और अन्य घटक क्या हो, शून्य हो, क्या कहलाता है आपका, इकाई सदिश कहलाता है। ठीक है, तो वह सदिश जिसका, डेफिनेशन लिख लें, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वह सदिश जिसका एक घटक या एक अवयव, वह सदिश जिसका एक घटक, इकाई का मतलब 1, वह सदिश जिसका एक घटक क्या हुआ आपका एक, वह सदिश जिसका एक घटक इकाई मतलब 1 हो और इकाई सदिश कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, इकाई सदिश कहलाते हैं। एक घटक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी सभी शेष घटक क्या होना चाहिए, इसके अंदर शून्य होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
E1, इकाई अवयव को अपन किससे व्यक्त करते हैं E1। तो इसका एक घटक क्या होना चाहिए 1, 0 1 0। अब मैंने लिखा E3 कितना आएगा 0 0 1। ठीक है, एक घटक क्या आ गया इसका 1 है, बाकी शेष घटक क्या है इसके 0। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इसको तीर का निशान लगा के n फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिखूं मैं, n विमीय समिष्ट। n घातक n अवयव जा रहे हैं इसके ना, n विमीय समिष्ट का इकाई सदिश n विमीय समिष्ट का इकाई सदिश जिसका i वां घटक i वां घटक O उसे स्मॉल ei से व्यक्त करते हैं। ठीक है, स्मॉल ei से व्यक्त करते हैं, तो अपन को क्या आएगा, ठीक है, n आ गया। ये त्रिविम में 3 डायमेंशन में होगी, त्रिविम होगी ना, ये किस में होगी, त्रिविम समिष्ट आ गई। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, त्रिविम से त्रिविम ये आ गया, ये n में, ये किस में है, ये वाला लिख लो अभी आप, त्रिविम समिष्ट। ठीक है, त्रिविम समिष्ट में ये, तो इसे ei से व्यक्त करते हैं, तो कैसे आएगा, मैं लिख दूं मैं इधर, अर्थात कितना आएगा 0 0 डॉट 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 0 1, कॉमन आएगा बीच में, p आ जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, in-1 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कोमा। अब देखिए इसके बाद समान सदिश, ये डेफिनेशन याद रखनी है अपन को। देखो इसके अंदर इकाई सदिश हो गया, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर इक्वल सदिश, समान सदिश। समान सदिश की परिभाषा लिखें अपन, देखो इधर आजा, डेफिनेशन लिखाएंगे, फिर इधर अपन सवाल करेंगे इसके। समान सदिश, इक्वल सदिश, दो समान घटकीय पंक्ति, घटक की पंक्ति दो समान घटकीय पंक्ति सदिश समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, दो समान, जिसके दो समान घटक समान होंगे वो पंक्ति या स्तंभ क्या कहलाते हैं आपके पास, समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, यदि उनके संगत अवयव क्या हो, बराबर हो, यदि उनके संगत जो भी अवयव हो क्या हो, बराबर हो, यदि
उनके संगत अवयव। यदि उनके संगत अवयव क्या हो, बराबर, अतः आपके पास ये दे रखा है A1 A2 A3 डॉट 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 AN बराबर B1 B2 B3 डॉट 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 BN। ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, समान अवयव कहलाएंगे यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, तो मैं बोल सकता हूं कि A1 बराबर क्या होंगे B1, A2 बराबर क्या बोल सकते हैं अपन B2, और A3 बराबर क्या बोल सकते हैं अपन B3 डॉट 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 डॉट, और AN बराबर क्या बोल सकते हैं BN। ठीक है, ये इसके अपन ध्यान, दो पंक्ति दे रखी है आपको, ये 3/3 की पंक्ति दे दी है आपको, ये भी 3/3 देगी, इसका प्रत्येक अवयव बराबर के उधर के फर्स्ट अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया इक्वल सदिश। इक्वल सदिश के बाद अब क्या आएगा, सदिश योग। डेफिनेशन लिख ले, सदिश योग। ठीक है, समान सदिश हो गया सदिश योग। यदि दो सदिश समान घटकीय पंक्ति यदि दो सदिश समान घटकीय पंक्ति या स्तंभ सदिश हो तो सदिश हो उसी आकार उनका योग उसी आकार का एक सदिश होता है जिसके अवयव दोनों सदिशों जिसके अवयव दोनों सदिशों के संगत अवयवों जिसके अवयव दोनों सदिशों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिटा दें ऊपर वाला। डेफिनेशन अपन को पहले लिखना जरूरी इसलिए तो कि अपन आगे प्रॉब्लम करेंगे तो डेफिनेशनों के उपयोग से अपन प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, सारी डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, यदि A बराबर सदिश A, इसको ऐसे लिख लिया मैंने, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, सदिश मैट्रिक्स दे रखी है। इनका टोटल करना है, आपको जोड़ना है B1 B2 B3 डॉट 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 BN। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्या होगा, हो तो A प्लस B का क्या होगा, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2
A3 प्लस B3 डॉट 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 AN प्लस BN, ठीक है, ये इसका टोटल। इसी तरह माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका सदिशों का योग हो गया, इसी प्रकार माइनस आएगा। अब दूसरा क्या आएगा, सदिश का एक अदिश से गुणा। अदिश क्या होता है, एक कांस्टेंट स्केलर राशि होती है, उसे मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं इसमें नेक्स्ट कि कौन सा नंबर का पॉइंट आएगा। पहले क्या था, सदिश, दूसरा क्या था, यूनिट वेक्टर, सॉरी शून्य सदिश, तीसरा क्या था, इकाई सदिश, चौथा क्या था, समान सदिश, पांचवा क्या था, सदिश योग, और छठा क्या आएगा, सदिश का एक अदिश। सदिश का एक अदिश से गुणा। देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो, यदि नॉर्मल चीजें हैं, यदि ए कोई सदिश, यदि ए कोई एक यदि ए कोई एक सदिश हो तथा लैम्डा क्या आएगा, अदिश आ जाएगा, तथा लैम्डा एक अदिश राशि हो, लैम्डा कोई एक अदिश राशि हो, अदिश राशि हो, तो इनका गुणनफल लैम्डा इंटू ए, तो इनका गुणनफल निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। अदिश को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, सदिश से। करें मल्टीप्लाई। देखो इधर, यहां ए की जगह क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, अर्थात लैम्डा ए, तो लैम्डा A1 A2 A3 डॉट 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 AN। दिस implies that लैम्डा ए बराबर लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3 डॉट 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 लैम्डा AN। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। सदिश का एक सदिश अदिश से गुणा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दो सदिशों का अदिश से गुणा, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है ये, तो दिक्कत 7 पॉइंट। दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश गुणन कौन सा होता है, डॉट वाला। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं इसको।
दो सदिश दे रखे हैं आपको, दो सदिश दो सदिश ए और बी, ठीक है, का अदिश गुणनफल दो सदिशों का अदिश गुणनफल निम्न, दो सदिशों का अदिश निम्न प्रकार परिभाषित निम्न प्रकार परिभाषित निम्न निम्न प्रकार निम्न प्रकार परिभाषित एक अदिश निम्न प्रकार परिभाषित एक अदिश राशि होती है, ठीक है, तथा इसे ए डॉट बी से व्यक्त करते हैं, अर्थात A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है, तो ये आ गया डॉट B1 B2 B3 डॉट 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 BN. दिस इंप्लाइज दैट A डॉट B क्या होगा, A1 A2 A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 डॉट 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 प्लस क्या होगा AN और BN. ध्यान रखना है इसको, रिजल्ट को, यह हो गया दो सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, दो सदिशों के मध्य की दूरी मालूम करनी है अपन, क्या होती है दूरी, नेक्स्ट हेडिंग लिखो 8 नंबर का, दो सदिशों के मध्य, इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में एग्जाम में आता है ये, दो सदिशों के मध्य की दूरी, दो सदिशों के मध्य की दूरी, ठीक है। दो सदिश अपन ले लेते हैं, यदि दो सदिश A बराबर A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है, दो सदिश दे रखे हैं A1 A2 तथा B बराबर B1 B2 B3 डॉट 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 BN तथा B बराबर B1 B2 ठीक है, के मध्य दूरी
मोड के अंदर a माइनस बी, ये मध्य दूरी मोड के अंदर a माइनस बी से निम्न प्रकार परिभाषित दो सदिश a तथा b के मध्य की दूरी मोड के अंदर a माइनस बी से निम्न प्रकार परिभाषित है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, दो सदियों के निम्न प्रकार परिभाषित है। तो कितना आएगा, ये रिजल्ट याद रखना है। मोड के अंदर दे रखा है, तो मोड के अंदर a माइनस बी, तो इसके दोनों के मध्य की दूरी क्या होगी, वर्गमूल के अंदर वही फॉर्मूला होता है जो x2 माइनस x1 वाला। तो कितना आएगा, ठीक है, a1 माइनस a2 का स्क्वायर, a1 माइनस b1 का स्क्वायर, a1 माइनस b1 का स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 का स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 का स्क्वायर an माइनस bn का स्क्वायर। ये आपके दो मध्य, ठीक है। अगर एक शून्य वेक्टर दे रखा है तो उसके मध्य की दूरी क्या होगी, मोड a बराबर एक जीरो वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना। अगर आपको ये निकालना है, शून्य वेक्टर दे रखा है मोड के अंदर a माइनस o, ठीक है, तो यह आ जाएगा मोड a, ठीक है। तो इसके दोनों के मध्य की दूरी कितनी आएगी, वर्गमूल के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an स्क्वायर। ठीक है, यह आपके फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में आता है। दो सदिश दे रखे हैं आपको वेक्टर के मैट्रिक्स रूप में, दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, मोड a माइनस बी बराबर वर्गमूल के अंदर ब्रैकेट में a1 माइनस बी1 का स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 का स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस bn का स्क्वायर, ठीक है। अगर एक सदिश दे रखा है, दूसरा शून्य सदिश दे रखा है, तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, मोड के अंदर a बराबर वर्गमूल के अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 an स्क्वायर, ठीक है। ये डेफिनेशन अपनी आज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में आपको कल मैं सवाल कराऊंगा इसकी, ठीक है। ये डेफिनेशन पढ़ना है अपन को, आगे क्लास में अपन सवाल करेंगे। गुड मॉर्निंग। देखो हमारा टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे शोषण की कार्य की। इसमें पहला था ब्रीथिंग, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय संवर्धन। सेकंड थर्ड है अपना एंड फोर्थ है कोशिकीय शोषण। ये हमने पढ़ लिया था, इसमें दो क्रियाएं पढ़ी थी हमने, निशोषण और उच्च शोषण, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। गैसों का एक्सचेंज हमने पढ़ लिया, रक्त द्वारा O2 CO2 का परिवहन हमने पढ़ा। अब आज जो अपना मेन टॉपिक है वो है कोशिकीय शोषण, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको आंतरिक शोषण भी कहा जाता है। फुफ्फुसीय संवर्धन बाह्य शोषण और कोशिकीय शोषण को आंतरिक शोषण भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीशोषण कहलाएगा, और यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है
ठीक है, और श्वसन की क्रिया होती है उसको हम बोलेंगे एनारोबिक श्वसन यानी कि अनोक्सिक श्वसन। ठीक है, तो इसकी जानकारी लेते हैं आज। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, है ना। कौन कौन सा? अनोक्सिक श्वसन, ठीक है, और एक होता है हमारा ऑक्सी श्वसन। ये कब होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अनोक्सिक श्वसन कहलाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, देखो ये क्रिया जो कब होती है, जब अपनी जो मसल्स है, जो पेशियां हैं, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, या फिर हम जब कभी दौड़ भाग करते हैं, तेज दौड़ रहे हो, तेज हवाएं चल रही हो, या फिर हम बाइक में ट्रेन में चल रहे हो और विंडो खोल लेते हैं ट्रेन की, तो जो हवा आती है वो एक साथ अपने जो अपने शरीर की जो पेशियां हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण से वहां पर अनोक्सिक श्वसन की क्रिया होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन जितनी क्षमता है उतनी मात्रा में अगर पहुंच रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं पहुंच पाती तो श्वसन की क्रिया तो होगी, लेकिन वो कैसे होगी? अनोक्सिक श्वसन के द्वारा होगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, एक जो क्रिया है ये पेशीय संकुचन के द्वारा या पेशीय संकुचन में होता है। तो ये क्रिया कहाँ होगी? पेशीय संकुचन। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, देखो ग्लूकोज इसका ऑक्सीकरण तो होगा ही नहीं, चक्र को क्या बोलेंगे अपन? ग्लाइकोलाइसिस। इसके द्वारा क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक अम्ल बनता है, ये पायरुविक अम्ल आगे जाकर किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। किस में बदल जाएगा? ये लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, अब ये लैक्टिक अम्ल में बदलेगा, यही क्रिया क्या कहलाएगी? अनोक्सिक श्वसन कहलाएगी। ठीक है ना। अब लैक्टिक एसिड के बाद इसको क्या मिल जाएगी? एनर्जी, ऊर्जा। C6H12O6। डाइट क्या बनेगा? C3H6O3। ये दोनों पायरुविक एसिड बन गया है। ठीक है, ये सारी क्रिया क्या कहलाएगी? अनोक्सिक श्वसन, जो कि कहाँ होगा? मसल्स में, है ना। मसल्स में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया ये है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीय श्वसन। देखो सेकंड ऑक्सीय श्वसन, ये क्रिया कब होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया एक सामान्य, है ना, एक सामान्य कंडीशन में, जैसे भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हो, अपन सामान्य आरामदायक स्थिति में बैठे हुए हैं, इस कंडीशन में अपने अंदर ऑक्सीय श्वसन हो रहा है ना। तो देखो ये ऑक्सीय श्वसन ही क्या होता है? अपना कोशिकीय श्वसन होता है ना। अभी देखो कैसे होता है ये। सेम कंडीशन तो ये होगी, पहले तो क्या होगा? ग्लूकोज, है ना, क्या बनता है अपने? पायरुविक एसिड। अब यहां पर देखो लैक्टिक एसिड बन रहा था, लेकिन यहाँ पर पायरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? पायरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर क्या बनेगा? एसिटाइल को ए, है ना। अपने यहाँ बनेगा एसिटाइल को एंजाइम। ठीक है, ये एसिटाइल को एंजाइम का क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण होगा। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण होगा एसिटाइल को एंजाइम का, और ये कहाँ होगा? अपने क्रेब्स चक्र में।
क्रेब्स चक्र में, ठीक है। अब क्रेब्स चक्र क्या करेगा, यहाँ पर 5 जोड़ी, कितने जोड़ी, 5 जोड़ी हाइड्रोजन परमाणु मुक्त करेगा। और ये 5 जोड़ी है जो हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होंगे, ये अपने जाएंगे ईटीएस में। किस में जाएंगे ये, ईटीएस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जाएंगे ये। अब इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में क्या होगा, ये एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में इनका स्थानांतरण होगा। एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में स्थानांतरण, एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में क्या होगा, इनका स्थानांतरण होगा। अब देखो अंत में ये कहां पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन तक, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं अंत में ऑक्सीजन तक स्थानांतरण। जब अंत में ऑक्सीजन तक स्थानांतरण होगा तो इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीशोषण। ठीक है, इसकी रिएक्शन नीचे जगह नहीं है अपने पास, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं C6H12O6 और ये अंत में पहुंच जाता है ऑक्सीजन तक, इसलिए अपने पास बनते हैं 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी डायरेक्ट में लिख देता हूँ एटीपी के रूप में होती है ना। ये एनर्जी किस में होगी अपनी, एटीपी के रूप में। और कितने एटीपी आते हैं, 38। ठीक है, यानी कि कुल 1 मोल में है ना, ग्लूकोज के 1 मोल में कितनी ऊर्जा मिलती है अपने, 38 एटीपी। कहाँ लिखूं मैं ये चीजें, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, है ना। सर यहाँ तक का दिख रहा है ना, नीचे तक स्टार लगा के लिख देता हूं मैं। ग्लूकोज के 1 मोल में या 1 मोल से 38 एटीपी ऊर्जा, एनर्जी का लाभ होता है ना, का लाभ होता है। ओके, अब देखो इस कंडीशन में अपने जो ये हाइड्रोजन परमाणु का और एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम तक इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, इससे ये ऊर्जा मिलती है ना। तो ये ऊर्जा कैसे मिलती है अपन को, इसमें जो ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा कैसे मिलेगी, हाँ लिखो यार, यहाँ ले देता हूँ ना। हाइड्रोजन परमाणु व इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, ये दोनों डिब्बे जो मैंने बंद कराए ये अलग से है ना, ये दोनों नीचे अलग से है, अपने पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने एडजस्ट किया हुआ है। एक बार और मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, मेन टॉपिक है कोशिकीय शोषण। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, अनोक्सिक शोषण और ऑक्सिक शोषण। अनोक्सिक शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता कैसे, ये अपना जो अपनी मसल से पेशियां हैं, ठीक है, उनमें संकुचन के कारण होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पायरुविक एसिड बनाता है। पायरुविक एसिड किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। ऑक्सीजन शोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा
और कार्बन डाइऑक्साइड जल और 38 एटीपी हमें एनर्जी मिलेगी। ये मिलती कैसे, देखो जब जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है तो इससे क्या होता है, आगे जाके लैक्टिक एसिड का निर्माण नहीं हो रहा, इससे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीकार्बोक्सी कार्बोक्सीकरण के द्वारा क्रेब्स चक्र में जाता है और क्रेब्स चक्र में 5 जोड़ी हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, मुक्त करवाता है, जो कि ईटीएस में इलेक्ट्रॉनों का परिवहन करते हैं और एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में इनका स्थानांतरण होता है और अंत में ही ऑक्सीजन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीशोषण बोलेंगे, या जहां ऑक्सीशोषण संपन्न होता है। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन के परमाणु से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। फिर हमने देखा कि 1 मोल ग्लूकोज से, है ना, 1 मोल जो ग्लूकोज है उससे कितनी एटीपी मिलती है अपन को, 38 एटीपी का लाभ होता है, 38 एटीपी हमको एनर्जी मिलती है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन है ये खत्म होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी जस्ट वो पढ़ेंगे हम इसका श्वसन का नियंत्रण, रेगुलेशन, नियमन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। श्वसन का नियंत्रण, कंट्रोल या रेगुलेशन, नियमन, वो भी किसके द्वारा, तंत्रिकी, है ना, तंत्रिकाओं के द्वारा ना। ठीक है, देखो क्या होता है, श्वसन की जो क्रिया है उसमें मेन कौन सी है, फुफ्फुसीय संवर्धन, जिसमें निश्वसन और उच्च श्वसन होता है। निश्वसन मतलब सांस को अंदर लेना, उच्च श्वसन मतलब सांस को बाहर निकालना। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया होती है, ठीक है। अब इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो क्रिया है ये कंट्रोल होती है। कंट्रोल कैसे होगी, क्योंकि हम जैसे सांस ले रहे हैं, अब सांस लेते गए, जैसे सांस लेने में क्या होगी, पसलियां बाहर की ओर आती है ना, अपन ने पढ़ा था। और इन अंतःपरशु पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, डायफ्राम नीचे जाके फ्लैट होता है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, तो फेफड़े फूलेंगे। तो ऐसा ना हो कि एक सांस लेते जाएं फेफड़े फूल ही जाएं, एक नियमित क्षमता तक हम सांस ले सकते हैं, इसके बाद हम सांस नहीं ले सकते, है ना। न तो सांस को ज्यादा टाइम तक रोक सकते हैं और नहीं ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं, है ना, और नहीं ज्यादा अंदर ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका एक कंट्रोल होता है, नियमन होता है ना। वो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ये सारे की सारी जो क्रिया है हमारे ब्रेन, मस्तिष्क के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। मस्तिष्क में जो एक तो होता है पोन्स जिसको कंट्रोल करेगा, एक होता है मेडुला, है ना। तो देखो कैसे कंट्रोल करेगा, मैं आप लोगों को भी एक इधर चित्र बना के समझाऊंगा और उसके बाद में इधर उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो दोनों काम साथ में हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग अच्छी तरह समझेंगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा। ये चित्र आप लोगों के समझाने के लिए मात्र, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको एग्जाम में बनाकर आओ, चाहो तो नहीं आओ, ये केवल समझाने के लिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को समझ में आएगी कैसे किराया हो रही है ना। और ऐसा इसका कोई और रोल नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों के बस समझ में आ जाए इसलिए है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप एग्जाम में बनाकर आओ।
गिन के बनानी है ना 11, ये अपनी पसलियां आई है ना, गिन कर बनानी है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे 12 होती है ना, पर एक आभासी है 12 नंबर की पसली। ये अपनी कॉपी कहाँ बनाई है मैंने, देखो यह है मस्तिष्क का भाग, इसको मैं लिखता हूँ मेडुला। इस मेडुला में क्या होता है, श्वसन केंद्र होता है ना। थोड़ा दूर लिखता हूँ क्योंकि चित्र भी ऊपर तक जाएगा। इसमें क्या है, श्वसन केंद्र है। फिर उधर भी अपन को बनाना है तो उधर ज़्यादा उधर भी नहीं जा सकते अपन। इसमें 2 केंद्र हैं श्वसन के, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। कितने केंद्र बनाए अपन ने, 2, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब 2 केंद्र कैसे बने ये, क्योंकि कितनी क्रिया होती है, 2, निःश्वसन की और उच्च श्वसन की, है ना। इसलिए इस वाले का मैं नाम लिख देता हूं निःश्वसन केंद्र, है ना, निःश्वसन केंद्र, ठीक है। और इस वाले का नाम है उच्च श्वसन केंद्र, ठीक है, उच्च श्वसन केंद्र। और ये है अपना पोन्स, इसका नाम है पोन्स। और ये जो पोन्स है अपने अनुमस्तिष्क में स्थित होता है ना। तो और इसका जो पहले लिख देता हूँ कहाँ है, अनुमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, ठीक है। और इसके अंदर एक केंद्र होता है, ठीक है। इस केंद्र का नाम है अपने न्यूमोटेक्सिक, इसका नाम लिख देता हूं मैं न्यूमोटेक्सिक केंद्र, न्यूमोटेक्सिक केंद्र, ठीक है। ये स्थित होता है। इस चित्र को आप अच्छी तरह देखेंगे, है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को पता लगे कि क्या है और क्या नहीं है ना। तो देखो ये है अपनी पसलियां, ये डॉट बनाई मैंने, पसलियों के डॉट बनाए जैसे 1 2 3 ऐसे करके, है ना। ये पसलियां हैं ये, ठीक है। इन पसलियों के अंदर जो कूपिका है, इन कूपिकाओं पर आपको डॉट दिख रहे होंगे, है ना। ये ग्राही, इसको स्टेज के अंग भी कहा जाता है ना। ये है रिसेप्टर है ना, ग्राही, जिनको स्टेज के अंग भी कहा जाता है ना, स्टेज अंग, ठीक है। और स्फीत ग्राही से इसका पूरा नाम, चलो लिख देता हूं मैं स्फीत ग्राही, ये स्फीत ग्राही, ठीक है। ये कूपिकाओं के ऊपर पाए जा रहे हैं, फेफड़ों के ऊपर होते हैं, मतलब टोटल मिला के सोचो आप तो फेफड़ों के ऊपर होते हैं, ठीक है। फेफड़ों में भी कहाँ, कूपिका के ऊपर होते हैं। अब आगे चलो, अब देखो यहां से इस चित्र में पूरा नामकरण हो चुका है। अब हम देखेंगे कैसे काम होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो निःश्वसन केंद्र है, इस निःश्वसन केंद्र से यहां से आवेग आते हैं, है ना। यहां से आवेग आएंगे, निःश्वसन केंद्र से आवेग यहाँ, ठीक है। जब ये आवेग यहाँ पर आएंगे, कहां पर आ रहे हैं, इन पसलियों पर आवेग आएंगे, पहले इन पसलियों पर। ये पसलियां कौन सी हैं, अंतरापरशुक, देख देता हूं मैं, अंतरापरशुक पेशियां हैं ना, यहाँ पर जो इन पसलियों के ऊपर जो पाई जा रही है, ठीक है, अंतरापरशुक पेशियां, ठीक है। अभी नाम लिखूंगा फिर उधर आगे दिक्कत आएगी अपना ना। तो जो यहाँ पर जो भी आवेग आते हैं, कहाँ से आते हैं आवेग, श्वसन केंद्र से। श्वसन केंद्र के कौन से वाले भाग से, निःश्वसन वाले भाग से। पहले हम सांस लेंगे ना, उसके बाद तो बाहर निकालेंगे। तो निःश्वसन वाले जो केंद्र है, इस वाले भाग से, इस वाले केंद्र से आवेग आएंगे। ये लिख देता हूं मैं, चलो आवेग, ये आवेग यहाँ आएंगे अंतरापरशुक पेशियों में। अंतरापरशुक पेशियों में जो आवेग आ रहे हैं, इसको जो लेकर आ रहा है वो है मेरु तंत्रिका, उसका नाम क्या है, मेरु तंत्रिका। ये इनको लेकर आएगी, यहां से ये आवेग यहाँ तो आगे पसलियों में, क्योंकि हम जैसे सांस ले तो क्या होगा, पसलियां बाहर की ओर आएंगी ना। तो उस कंडीशन में पसलियां बाहर की ओर आएगी। उसके बाद में फिर क्या होगा, यहां से ये, यहाँ एक डायाफ्राम बना देता हूं मैं, ये अपना डायाफ्राम, ठीक है।
डायाफ्राम। यहां से ये कहाँ जाएंगे, इस डायाफ्राम में जाएंगे, ठीक है। इनको जो लेकर आएगा वो होगी फ्रेनिक तंत्रिका। इसका नाम क्या है, फ्रेनिक तंत्रिका। ठीक है, देखो जैसे ही यहाँ से आवेग आएंगे, कहाँ से आएंगे आवेग, निःशोषण वाले केंद्र से आवेग आएंगे। तो आवेग आने के बाद में जो अंतरापरशु पेशियां हैं इनमें संकुचन होगा, पश्चिम बाहर की ओर आएंगी, फेफड़ों में हवा भरेगी और जो डायाफ्राम में कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अभी तो गुम्बद नुमा है ना, जब निःशोषण होगा तो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो इसको चपटा करने के लिए जो आवेग लेकर आता है, वो आवेग कौन लेकर आता है, फ्रेनिक तंत्रिका। और इन पसलियों में जो आवेग लेकर आता है वो कौन है, मेरु तंत्रिका। ये आवेग कहाँ से आ रहे हैं, शोषण केंद्र से। शोषण केंद्र में भी कहाँ से आ रहे हैं, इस वाले केंद्र से, जिसका नाम क्या है, निःशोषण केंद्र। ठीक है, अब हमने सांस ले ली, सांस लेने के बाद में क्या हुआ, फेफड़े फूल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब जैसे फेफड़े फूलेंगे तो जो ये ग्राही है, ग्राही यहाँ पर दिख रहा है ना, स्फीत ग्राही, ये स्फीत ग्राही क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं ना। अब स्फीत ग्राही जैसे सक्रिय होंगे तो यहाँ से आवेग वापिस जाएंगे भाई, यहाँ से आवेग वापिस कहाँ जाएंगे, शोषण केंद्र में जाएंगे। और इनको जो लेकर जाएगी वो होगी वेगस तंत्रिका। यहाँ से आवेग जाएंगे, देखो यहाँ से, इसमें ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका नाम क्या है, स्फीत ग्राही है। अबे स्फीत ग्राही जैसे ही इसका अटैच में आएगा, किनके, इनके, जैसे सांस भरेगी तो क्या हो, फूल जाएगा। फूलने के बाद में फिर यहाँ से, जैसे यहाँ से आवेग वापिस जाएंगे, लेकिन अभी आवेग निःशोषण केंद्र में नहीं जाएंगे, ये शोषण जाएंगे तो शोषण केंद्र में ही, लेकिन ये जाएंगे उच्च शोषण केंद्र में आवेग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आवेग जाएंगे उच्च शोषण केंद्र में। इनको जो लेकर जाएगी ये होगी अपनी वेगस तंत्रिका। निरोधक तंत्रिका भी इसको कहा जाता है, निरोधक तंत्रिका या वेगस तंत्रिका। अब यहाँ से उच्च शोषण केंद्र से ये आवेग जाएंगे ऊपर, क्या नाम है इसका, न्यूमोटेक्सिस केंद्र। यहाँ पर जाएंगे और ये न्यूमोटेक्सिस केंद्र किसको भेजेगा, आवेग निःशोषण को भेजेगा। यहाँ से कमांड यहाँ गई, अब यहाँ से वापस कहाँ आएगी ये, यहाँ से ये आवेग आएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे इसको भी बना देता हूं मैं ब्लू पेन से, ग्रीन से सॉरी। ठीक है, और यहां से कहां जा रहे हैं, ऊपर। समझ में आई बात। जैसे हमने श्वास ली, श्वास लेने के बाद में जो कुपिकाओं के ऊपर जो पॉइंट पाए जा रहे हैं, इनका नाम क्या बताया मैंने आप लोगों को, स्फीतग्राही। इनको स्ट्रेच अंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्ट्रेच नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। सांस लेने के बाद में, निःशोषण की क्रिया के बाद में जैसे ही फूलेंगे, फूलने के बाद में जब ये सक्रिय होंगे स्ट्रेच के अंग, तो यहाँ से आवेग वापिस जाते हैं, कहाँ पर जाएंगे, तो शोषण केंद्र में या इस शोषण केंद्र में, लेकिन निःशोषण वाले केंद्र में नहीं जाएंगे। कौन से वाले केंद्र में जाएंगे, ये उच्च शोषण वाले केंद्र में। आवेग आ तो कहाँ से रहते हैं, निःशोषण वाले केंद्र से, लेकिन जाएंगे कहाँ, उच्च शोषण वाले केंद्र में। और जो इनको लेकर जाएगी उस तंत्रिका का नाम होगा वेगस तंत्रिका। इससे पहले जो लेकर आ रही थी उसका क्या नाम था, मेरु तंत्रिका। अब लेकर कौन सी जाएगी, वेगस तंत्रिका। वेगस तंत्रिका कहाँ पूछ चुकी है अपने आवेगों को लेकर, उच्च शोषण वाले केंद्र में, कि भाई फेफड़े ज्यादा फूल चुके हैं, ऐसा ना हो कि फट जाएं, ऐसा ना हो कि पसलियां बाहर की ओर आ जाएं और डायफ्राम खत्म हो जाए ना, तो आवेगों को वापस भेजा जाता है। अब कहां पर आएंगे, उच्च शोषण वाले केंद्र में। अब देखो उच्च शोषण केंद्र सक्रिय होगा, है ना, ये यहाँ से आवेग वापस कहाँ भेजेगा, कि भाई मेरी बस की बात नहीं है, थोड़ा और हाई कमांड के पास जाओ। तो ये ऊपर जाएंगे न्यूमोटेक्सिस केंद्र के पास में, और ये आदेश देगा। ये आदेश किसको देगा, निःशोषण केंद्र को, कि भाई रुक जा, तेरा काम खत्म हो चुका है, फेफड़े अच्छी तरीके से फूल चुके हैं, स्फीत हो चुके हैं, अब उनमें और ऑक्सीजन नहीं जा सकती। तो ये यहाँ से किसको निष्क्रिय कर देगा, निःशोषण केंद्र को, है ना। तो यहाँ पर निःशोषण केंद्र कैसा होगा, निष्क्रिय। निःशोषण केंद्र को ये आवेग भेजकर कैसा कर देगा, निष्क्रिय। ठीक है, निःशोषण केंद्र कैसा हो गया, निष्क्रिय। देखो मैं इसको इधर लिखित रूप में बनाता हूं आपके, इसी को समझा रहा हूं मैं इधर, है ना। ये तो हो गया अपना न्यूमोटेक्सिक केंद्र।
ठीक है, और नीचे में बना देता हूँ अपना मेडुला। ठीक है, यहाँ बना देता हूँ मैं उच्च श्वसन केंद्र, और इधर बना देता हूँ मैं निश्वसन केंद्र। ठीक है, ये सारा भाग किसमें, मेडुला वाले भाग में है ना। ठीक है, अब देखो निश्वसन केंद्र से क्या जाएंगे, आवेग। इन आवेगों को कौन लेकर जा रहा है, इन आवेगों तंत्रिका। देखो इधर ये आवेग आ रहे हैं ना यहाँ से, इस तंत्रिका का नाम क्या है, मेरु तंत्रिका ना। तो निश्वसन केंद्र से जो आवेग आएंगे, तंत्रिके आवेग, इनको कौन लेकर आएगी, मेरु तंत्रिका लेकर आएगी। ठीक है, तो ये जो आवेग हैं ये मेरु तंत्रिका लेकर आ रही है, मेरु तंत्रिका ना, मेरु तंत्रिका। जिससे क्या हो रहा है, अपनी अंतरापरसुक जो पेशियां हैं इनमें क्या हो रहा है, संकुचन। ठीक है, यही आवेग कहाँ आते हैं, डायफ्राम में। और डायफ्राम कैसा हो जाता है आगे जाके, चपटा। इनको कौन लेकर आता है, इसको तो लेकर आ रही है मेरु तंत्रिका, इसको कौन लेकर आएगी, फ्रेनिक तंत्रिका। ठीक है, और ये क्रिया कौन सी होती है अपने, निश्वसन। अंतःपरसु पेशियों में संकोचन होगा तो भी कौन सी क्रिया होगी, अपने निश्वसन। और जब निश्वसन की क्रिया होगी तो ये जो कूपिका है ये कैसे हो जाएंगी, स्फीत, है ना, कूपिका भित्ति है ना, कैसे हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी। इस कारण से क्या होगा, ये उत्तेजित हो जाएगी, है ना, उत्तेजित, जाहिर उत्तेजित लेते हो ना। कूपिका भित्ति कैसी होगी, उत्तेजित। यहां से उत्तेजित होने के बाद में आवेग वापिस से जाएंगे, है ना, और ये आवेग कहाँ जाएंगे, उच्च श्वसन केंद्र में। यहां से आवेग कहाँ गए, उच्च श्वसन केंद्र में। कौन लेकर जा रहा है इनको, वेगस तंत्रिका, है ना, वेगस तंत्रिका। यहां से आवेग कहाँ गए, वेगस तंत्रिका में। वेगस तंत्रिका उच्च श्वसन केंद्र से कहाँ भेजेगी, न्यूमोटेक्सिस केंद्र पे। और न्यूमोटेक्सिस केंद्र क्या करेगा, निश्वसन केंद्र को कैसा कर देगा, ये निष्क्रिय। कब होगा काम, जब वेगस तंत्रिका वहां पर पहुंच जाएगी, उस कंडीशन में होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, निश्वसन केंद्र से आवेग जा रहा है ना, यहाँ तो खत्म हो रहा है ना। इसको मैं अलग ग्रीन पेन से कर देता हूँ, चलो, ताकि आप लोगों को लगे कि ये क्रिया अलग हो रही है ना, यहाँ से ये क्रिया अलग है ना, ये वाली क्रिया अलग जा रही है। ठीक है, ये, और ये यहाँ भी अलग जा रही है ना, और ये यहाँ से क्रिया अलग, और ये क्रिया भी कैसी, ये तो सही है ना, निश्वसन केंद्र से आवेग सही जा रही है। इसको निष्क्रिय कर देगा, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये क्रिया कौन सी हो रही है, अपने निश्वसन वाली क्रिया हो रही है। अब देखो उच्च श्वसन की क्रिया में क्या होगी, देखो जैसे ये जब ये सक्रिय होगा तो उच्च श्वसन केंद्र कैसा होगा, निष्क्रिय रहेगा। और जब उच्च श्वसन केंद्र सक्रिय रहेगा तो निश्वसन केंद्र निष्क्रिय रहेगा। तो देखो यहाँ पर जो अपना निश्वसन है ये निष्क्रिय हुआ, यानी कि अब क्या होगा, उच्च श्वसन केंद्र कैसा होगा, सक्रिय होगा, है ना। तो जब ये सक्रिय होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, आवेग जाएंगे, कहां पर जाएंगे, वही अंतरापरसुक, अंतरापरसुक पेशियों में, है ना। और इनमें क्या होगा, शीतलन होगा, है ना, शिथिलन, शिथिलन। ठीक है, और इस सक्रिय होने के बाद में आवेग यहां से कहां जाएंगे, डायाफ्राम में, और डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, गुंबद नुमा। ठीक है,
और गुम्मदनुमा होने पर कौन सी क्रिया होगी अपने, उच्च श्वसन। और ये भी कौन सी क्रिया होगी अपने, उच्च श्वसन। ठीक है सर मीटिंग चालू है ना, देख लेना एक बार। तो देखो पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वीडियो आपको मिल गई होगी। मैंने हर दिन रोज एक स्टेप समझाई आपको। सबसे पहले मैंने आपको ब्रीथिंग समझाई, उच्च श्वसन, जिसमें दोनों चीजें समझाई, निश्वसन और उच्च श्वसन की क्रिया समझाई। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो है गैसों का विनिमय मिश्रण के द्वारा कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा कि रक्त के द्वारा O2 और CO2 का परिवहन कैसे होता है। फिर हमने आज पढ़ा था कोशिकीय श्वसन। उसके बाद में अपना इसी में लास्ट टॉपिक चल रहा है कि जो श्वसन का जो नियंत्रण है वो तंत्रिका नियंत्रण कैसे होता है ना, ये पढ़ रहे हैं हम। और देखो इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, जो अभी BSc के आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो श्वसन के कार्य की है, इसके जो 4 टॉपिक हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। या तो उच्च श्वसन की क्रिया आ जाएगी, या फिर अपना आएगा O2 और CO2 का परिवहन, जिसमें से ऑक्सीजन का परिवहन अलग से पूछ सकता है, या CO2 का परिवहन अलग से भी पूछ सकता है, या फिर दोनों का साथ में पूछ सकता है ना। तो CO2 का परिवहन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको 3 डायग्राम बना के समझाया था। जैसे अगर किसी ने क्लास नहीं ली हो तो वो अपना यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से वहां पर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आखिरी बार और समझा रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैंने आपको बनाकर समझाया, अब मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। ठीक है, ये चित्र है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको एग्जाम में बनाकर भी आ सकते हो और चाहो तो नहीं भी आ सकते, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया गया है। देखो क्या होता है, अपनी जो श्वसन की जो फिजियोलॉजी है ना, जिसमें मेन चीज है ब्रीथिंग। इस ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है, अपना मस्तिष्क। मस्तिष्क में भी 2 प्रकार के केंद्र हैं, एक तो है मेडुला और एक है पोन्स। ये पोन्स अनुमस्तिष्क में स्थित होता है। इस मेडुला को, इसमें श्वसन केंद्र होते हैं। ये श्वसन केंद्र कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन सा है, निश्वसन केंद्र और उच्च श्वसन केंद्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंस्पायरेटरी सेंटर, और इसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी सेंटर, है ना। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, क्योंकि ये आप लोगों को क्या है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से मिलेंगे, ये निश्वसन और उच्च श्वसन। ठीक है ना, इनके हिंदी में नाम कितने हो सकते हैं, इंग्लिश में इनका नाम रहता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, ये दोनों क्रियाएं किस में आती है, ब्रीथिंग में आती है। ब्रीथिंग मतलब श्वास लेना और छोड़ना। ठीक है, श्वसन अलग चीज है और ब्रीथिंग अलग चीज है ना। फुफ्फुस संवर्धन ये अलग चीज है और श्वसन अलग चीज है। ठीक है ना, श्वसन पढ़ाया था मैंने अभी आज इसी क्लास में, इससे पहले, है ना। अब देखो क्या होता है, जब निश्वसन केंद्र एक्टिव होता है तो यहाँ से मेरुतंत्रिका के द्वारा आवेग आते हैं अंतरापरशु पेशियों में, और अंतरापरशु जो पेशियों इनमें संकुचन होगा। अब क्योंकि अंतरापरशु पेशियों में जब संकुचन होगा तो क्या होगा, अपना जो स्टर्नम है ये भी एक्टिव होगा। अपन ने पढ़ा था ना, स्टर्नम सक्रिय होता है, पसलियां बाहर की ओर आ जाती हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है, डायाफ्राम चपटा हो जाता है, और वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, श्वास अंदर प्रवेश करती है ना, मतलब गैसें अंदर प्रवेश करती है, जिसमें मेनली अपन ऑक्सीजन होती है। अभी अंदर प्रवेश करने के बाद में क्या होगा, ये फूलेगा, ये कुपिकाएं फूलेगी। ठीक है, उसके बाद में डायफ्राम नीचे क्या होगा, चपटा होगा। अब जैसे कुपिकाएं फूलेंगी तो फूलने के बाद में इसके ऊपर ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, डॉट, ये डॉट, इनका नाम, ये एक प्रकार की क्या होते हैं, केंद्र बिंदु टाइप के होते हैं। ये है ग्राही, रिसेप्टर, है ना, इंग्लिश में इनको रिसेप्टर कहा जाता है। और ऐसे इसका पूरा नाम है स्फीत रिसेप्टर, और इनको स्टेज के अंग भी कहा जाता है ना। तो ये स्टेज के अंग क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निश्वसन की क्रिया होगी जिसके कारण कुपिका भित्ति कैसी हो जाएगी, उत्तेजित। कुपिका भित्ति में कौन उत्तेजित होता है, इस भित्ति में लगे हुए है स्टेज के अंग। और फिर यहाँ से आवेग कहाँ जाते हैं, वेगस तंत्र के द्वारा उच्च श्वसन केंद्र में। यहाँ से आवेग कहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ पर श्वसन केंद्र में। श्वसन केंद्र में भी कहाँ पर जाते हैं, मेनली उच्च श्वसन केंद्र में जाते हैं ना। और यहाँ एक उनको कौन लेकर जा रहा है, वेगस तंत्रिका। और यहाँ से फिर ये किसको सूचना प्रदान करता है, आवेग भेजता है न्यूमोटैक्सिक केंद्र को, है ना। और न्यूमोटैक्सिक केंद्र क्या कर देता है, निश्वसन केंद्र को रोक देता है, इनएक्टिव कर देता है ना। क्योंकि जब फेफड़े पूरे स्फीत हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि फट जाए, बाहर की ओर आ जाए ना, तो इसको इनएक्टिव करना पड़ता है। दोनों क्रिया होती है। देखो जब ये इनएक्टिव होता है, जब ये एक्टिव रहेगा,
और जब ये एक्टिव रहेगा जब ये कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। मतलब जब एक केंद्र सक्रिय होगा तो दूसरा केंद्र कैसा रहेगा, निष्क्रिय, और जब एक केंद्र निष्क्रिय रहेगा तो दूसरा केंद्र कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा ना। दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं चलती है ना, अलग अलग चलती है। अगर दोनों एक साथ सक्रिय नहीं रहेंगे, सांस ले रहे हैं एक साथ है ना, सांस उसी टाइम सांस भी ले रहे हैं उसी टाइम सांस बाहर भी निकाल रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एक बार अपन श्वास ले सकते हैं, दूसरी बार अपन श्वास निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि श्वास भी ले रहे निकाल रहे हैं, एक साथ दोनों क्रियाएं नहीं होगी कि भाई इधर से तो ऑक्सीजन आ रही है इधर से CO2 जा रही है, श्वास ली फिर निकाली फिर ली फिर निकाली, मतलब एक एक्टिव और एक इनएक्टिव फॉर्म में होगा, है ना। तो इसको जो लेकर जाएगा कौन होगा, वेगस तंत्रिका, इसको निरोधक तंत्रिका भी कहा जाता है। और ये उच्च शोषण केंद्र में जाएगी, यहाँ से आवेग न्यूमोटैक्सी केंद्र में जाएंगे और ये किसको निष्क्रिय कर देगा, शोषण केंद्र को। अब जब निशोषण केंद्र इनएक्टिव हो गया तो अब अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, है ना। अब इस कंडीशन में जब ये इनएक्टिव होगा तो ये कैसा हो जाएगा, सक्रिय, और जब ये सक्रिय होगा तो आवेग जाएंगे और अंतर परशु पेशियों में कैसा आ जाएगा, शीतलन, आरामदायक स्थिति में अपनी सामान्य स्थिति में वो आ जाएंगी। डायफ्राम भी अपनी सामान्य स्थिति गुंबदनुमा में आ जाएगा। ये एक बार कंपटीशन एग्जाम आया था ये PMT में कि जो डायफ्राम होता है उसकी सामान्य स्थिति में उसका आकार कैसा होता है, चपटा, गुंबदनुमा, पिरामिड नुमा, ऐसे उसमें 4 ऑप्शन आए थे, उसमें मेन ऑप्शन था ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, उच्च शोषण की क्रिया। तो ये सारा जो मेन टॉपिक है आज अपना शोषण का नियंत्रण, ये खत्म होता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आज हमने इससे पहले फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पूरा पढ़ लिया है ना, इसका कंट्रोल पढ़ लिया हमने, उत्सर्जन की पढ़ी कार्य की, उसके इससे पहले हमने पढ़ी थी पाचन की कार्य की। ठीक है, और रक्त परिसंचरण हमने पढ़ा। ये हमने 4 टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम आगे जो भी होगा वो टॉपिक पढ़ेंगे, नई यूनिट शुरू करेंगे, हो सकता है नई बुक शुरू कर दें, है ना, क्योंकि अपन को आपके जो पेपर आने वाले हैं उससे पहले अपन को खत्म करवाना है। तो ठीक है, जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लो। कल अपन फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।